उसी कहानी को आगे पढ़ते हुए सवालों को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चलो कुछ सवाल करते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई, आओ भाई देखो भाई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। एक कंटेनर है, ऊपर से खुला हुआ है, पूरा भरा हुआ है। कैसा भरा हुआ है? पूरा, देखो पूरा भरा हुआ है, शानदार। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कंटेनर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ने लग गया। अगर वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ने लग गया तो आपको नहीं लगता कि सरफेस, ध्यान सुनना, अगर आपका कंटेनर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ने लग गया तो आपको नहीं लगता कि आपका कंटेनर में से ऐसे टेढ़ा होगा? टेढ़ा होगा तो क्या पानी नीचे गिर जाएगा? अरे हाँ, तो उसने यही पूछा कि अगर आपका कंटेनर क्या बोला अपन ने, अगर आपका कंटेनर दौड़ने लगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 4 मीटर का आपका कंटेनर है, फ्रॉम अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड 4 मीटर, ये 4 और ये भी 4 क्यूबिकल कंटेनर है। अगर ऐसा है तो बताओ, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लग गया, फुल भरा था पहले तो, अब अगर ऐसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलने लगा तो क्या थोड़ा टेढ़ा हो गया? तो क्या कुछ पानी गिर गया? पूछा कितना पानी गिर गया। तो बेसिकली जो खाली जगह है उसकी वॉल्यूम निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? वॉल्यूम। निकाल सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बताओ भाई, अरे हाँ हाँ कर सकते हो तुम लोग। ध्यान से समझो, तो इस क्यूबिकल कंटेनर में ये जो वॉल्यूम है, क्या ये निकालना ही आंसर होगा? बोलो क्यों? क्योंकि सर यही वॉल्यूम है, पानी जहां भरा हुआ था पर चलने की वजह से सरफेस टेढ़ी हो गई तो पानी गिर गया। और हाँ सर, पानी गिर गया। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो बताओ फिर कितनी वॉल्यूम गिरी? तुम्हें एंगल का पता होना चाहिए। एंगल का फॉर्मूला अपन ने बताया था, कितना बताया था? tan अल्फा बराबर a बाई जी। अल्फा कौन सा एंगल होता है तुम्हें पता है? ट्राई करो। चलो मैं बताता हूं सर, ये एंगल अल्फा होता है सर। tan अल्फा बराबर a बाई जी। a कितना? 2, g ले लो 10, 1/5। ओ हो। अगर ये है 1/5 और ये लेंथ है 4, ध्यान से देखो ये दूरी x निकल आएगी, ये x ये भी x। अरे हाँ सर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या tan अल्फा इज x/4? यस, दैट इज इक्वल टू x/4। करेक्ट। तो क्या x की वैल्यू आई 4/5? यस सर, बिल्कुल सही। अब जो ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमें वॉल्यूम चाहिए। ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ऐसा है, ध्यान से समझना, ऐसा। अरे हाँ सर, ये ट्राइंगल तो बिल्कुल ऐसा है। देख कैसा, बस समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसा, अरे हाँ सर, ये ट्राइंगल ऐसा है। बोल है कि नहीं है? हाँ। तो सोचो इस ट्राइंगल का एरिया इंटू 4 मीटर, क्या है? वॉल्यूम हो जाएगी। अरे हाँ सर, ट्राइंगल का एरिया इंटू ये लेंथ। लेंथ कितनी है? पूरी, क्यूब है ना पूरा। अरे हाँ सर, क्यूब है पूरा, तो यू लेंथ तो पूरी 4 है ना। अरे हाँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल हुआ हाफ बेस 4 इंटू हाइट, दैट इज, सब सही चल रहा है ना? हाँ, दैट इज 4/5। अरे हाँ, इंटू 4। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो 6.4 सही आ रहा है क्या? देखा तो। अरे हाँ, देखो कैसे, ये देखो 2 ने 2 को मार लिया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32/5, 6.4 मीटर क्यूब। क्या इतनी वॉल्यूम बाहर आ गई? देखो तो बेसिक ज्योमेट्री पर आपको tan अल्फा बराबर a बाई जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं? पहले आधा कंटेनर भराओ, सोच बहुत तेज चला लो तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बहुत तेज चला लो, ये देखो पानी इतना ही बचे, बहुत तेज चलाओ। और हाँ सर, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सोच में पार्टिकल को जी से भी ज्यादा इधर चलाने लग जाऊं तो हो सकता है। खैर, वो ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, पर एक बात समझो कि अगर इस प्रकार के पानी ढुलने वाले सवाल आएंगे, क्या आप कर लोगे? अरे क्या आप कर लोगे? अरे सोच के देखो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो चमका? अरे पक्का? हाँ सर, चमक गया सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर, मजा आ रहा है सर। चलो भाई, मजा आ रहा है तो देखो 6.4 आ गया, आंसर आ गया। एक और बढ़िया सवाल देख, जो पिछले वाला कंटेनर था उसको फुल भर लिया पर ऊपर से ढक्कन लगा दिया।
आप सोच, जो पिछले वाला सवाल था समझो वही कंटेनर था पर उसमें पानी भर दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। हमने देखा यार गाड़ी में से भर के ले जाते हैं तो पानी ढुल जाता है, तो हमने ढक्कन लगा दिया। अच्छा, अब अगर हमने ढक्कन लगा दिया तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम ढक्कन लगा देंगे और ऐसे चलाएंगे तो पानी तो नहीं ढुलेगा, पर तेरे को नहीं लगता ढक्कन पे दबाव बनेगा? अगर ढक्कन बिल्कुल हल्का सा रखो तो क्या तेरे को नहीं लगता कि जो पीछे वाला पानी है ये बाहर निकलना चाहता है? हाँ, ये इधर जो पानी याद है इकट्ठा हुआ था जो बाहर निकला था, क्यों बाहर निकलना चाहता है? इसे रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? सर ढक्कन रोकेगा, कैप रोकेगी। और हाँ, तो सोच, एक अच्छा सवाल। अ क्लोज कंटेनर ऑफ हाइट h एंड बेस L, इसकी हाइट h है, बेस L है, उन्होंने क्यूब नहीं लिया। इस फील्ड विद वाटर इफ इट इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली विद एक्सलेशन a देन फाइंड द प्रेशर एट a b c। समझो यहाँ a b c और ये जो ढक्कन का कोना है बिल्कुल जिधर की तरफ चल रहे हैं यहां पे प्रेशर P नॉट मान लिया। क्यों? क्योंकि पानी पीछे से निकलना चाहता है ऊपर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। यहां पे प्रेशर P नॉट है। बताओ A पर कितना होगा? कि A पर भी P नॉट है? ये सबसे आगे वाला राइट हैंड साइड वाला टॉप मोस्ट कॉर्नर पे प्रेशर P नॉट है। सोचो पानी वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता, इधर से निकलना चाहता है। अरे हाँ सर, अब सोच, यहां पे अगर प्रेशर P नॉट है, सोचो A पर कितना है? जब A पर भी P नॉट है। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल, स्टार मार्क लगा लो। गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ओके सर, गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बात तो हमें समझ आई, बढ़िया भी लगी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? सुनते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, सुनते चलो, P नॉट। ओके, अब पॉइंट ए पर कितना प्रेशर होगा? तुझे नहीं लगता ये जो पानी है ये पीछे से बाहर निकलना चाहता है? क्या ए पर प्रेशर P नॉट ही होगा कि ज्यादा होगा? सर P नॉट ही होना चाहिए ऐसे तो, पर सोच ढक्कन से पीछे पानी ऊपर निकलना चाहता है, क्या ढक्कन उस पर वापस दबाव लगा रहा है? तो ए पर प्रेशर P नॉट से ज्यादा है। ध्यान से समझना, याद करो अगर एक्सलेटेड हो तो हॉरिजॉन्टल में जब चलो, याद कर, तू भूल गया, इधर को याद दिलाता हूं, चल तो पीछे बताता हूं, उसको समझाता हूं ऐसे कि अगर ऐसे ऐसे हो और ऐसे ए से एक्सलेट कर रहे हो तो यहां से लेकर यहां तक में जो प्रेशर डिफरेंस आता है 1 और 2 में, ये 1 और 2 में, अगर 1 पे P नॉट है तो याद करो 2 पे प्रेशर हो जाता है P नॉट प्लस रो एल ए, एल ये दूरी। अगर आप देखो तो ऐसे एक सिलेंडर मान लो आप, क्या पूरे सिलेंडर को अगर आप ऐसे मान लो, समझो ऐसे फील करो ऐसे, अगर ऐसे सिलेंडर मान लो, ये सिलेंडर पूरा ए से चल रहा है तो इधर वाले प्रेशर में और इधर वाले प्रेशर में अंतर होना चाहिए। इस ए वाली जगह पर रो एल ए प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो सोच ए का प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो एल ए। अरे हाँ सर, रो एल ए। तो अगर हॉरिजॉन्टल में चलो पीछे तो रो एल ए, वर्टिकल में चलो तो रो जी एच, सिंपल फंडा है। अरे हाँ, अब सोच बी पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल में तो चला ही नहीं, वर्टिकल में चले, बोलो कितना? क्या जो ए पर प्रेशर है उसमें क्या रो जी एच और जोड़ लूं? उसमें रो जी एच और जोड़ लूं, मतलब P नॉट प्लस रो एल ए प्लस रो जी एच। ओ हो P नॉट प्लस रो एल ए प्लस रो जी एच, P नॉट प्लस रो एल ए प्लस। समझ आया कि नहीं आया? शानदार कंसेप्चुअल सवाल है। चल बोल सी का कितना होगा? बोल सी का कितना होगा? यहीं से देख लो कि यहां का प्रेशर P नॉट है तो यहां का कितना होगा? P नॉट सीधे वर्टिकल आए तो रो जी एच। ओहो, और सी और बी में क्या रो एल ए का डिफरेंस होना चाहिए, वरना यहां के सिलेंडर का ए एक्सेलरेशन से चल पाना संभव नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी, तुम्हें समझ में आ रहा है सिलेंडर मान के कैसे समझा रहा हूं? तेरे को समझाना चाहता हूं, देख, अगर तू जैसे सिलेंडर मान ले बी और सी के बीच में, समझना क्या पूरा का पूरा सिलेंडर ए से चल रहा है? हाँ, अगर मैं इस छोटे से एरिया को ऐसे ए मान लूं तो सोचो इसके अंदर मास कितना हुआ? मास हुआ रो इंटू लेंथ इंटू एरिया। अरे हाँ, तो इसके पे फोर्स कितना लगा? रो एल ए इंटू एरिया। तो क्या ये डेल्टा प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया के बराबर होना चाहिए? यहां का प्रेशर डिफरेंस और यहां का प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया, क्या फोर्स हो गया? हाँ सर, तो ए ने ए को मार लिया, तो डेल्टा पी रो एल ए के बराबर होना चाहिए अगर कंटेनर चल रहा है तो। और वर्टिकल में चलो तो रो जी एच के बराबर होना चाहिए।
अरे हाँ, तो रो एल ए, इसलिए बी और सी के बीच में डिफरेंस रो एल ए होना चाहिए, पीछे का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो इधर चलेगा। अरे हाँ सर, ये सवाल समझने के लिए दिमाग चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई है? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच लो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजे के साथ कह रहे हो। मैं तो मजे के साथ ही कहता हूं, तू मेरी बात सुनता नहीं है। अरे हाँ, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। ओके, आगे तो आंसर बताओ ना। पी नॉट प्लस रो एल ए, अरे हाँ, पी नॉट प्लस रो जी एच, अरे हाँ, हो पी सी पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो एल ए, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये पी बी वो पी सी। हाँ सर, पीसी का कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच, और पीबी का कितना, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो एल ए। और हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सही लग रही है, समझ भी आ रही है, क्योंकि ये चलता हुआ कंटेनर शेप को ऐसे रखना चाहता था, पर हमने उसको ऐसे ही रहने दिया, तो प्रेशर का दबाव तो वैसे ही रहेगा। वो जो उसके ऊपर लिक्विड आता, वो जो प्रेशर बनाता, वो दबाव किसने बना दिया? कैप ने, ढक्कन ने। अरे हाँ सर, बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर, सही बात। चलो भाई, अब देखो थोड़ा और अच्छा करते हैं। फ्लूइड सोच अभी अपन कैसे ले गए थे, हॉरिजॉन्टल में। मैं कह रहा हूं फ्लूइड ऐसे ले जाओ। अब थोड़ा ना सिनोनिम समझना, मैं तेरे को समझा पाऊंगा। देख, तेरे को डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा दूंगा मैं अभी, समझना। देखो, अगर ए ऐसे होता है और जी ऐसे होता है, अगर आप समझो तो, है ना, तो जब समझना ऐसे, ये ऐसे जब कुछ नहीं होता, सिर्फ जी होता है, तो ऐसे सरफेस होती है। जब ऐसे होता है तो ऐसे होती है। और ये टेन अल्फा बराबर, तो इधर होता है जी, इधर होता है ए, और इन दोनों का रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होती है सरफेस। ये जी इफेक्टिव, बोलो समझ में आया? अब सोच, अगर तेरी इंक्लाइन सरफेस ऐसे, इंक्लाइन सरफेस पे आपका कंटेनर चल रहा है ऐसे, यहां से कंपेयर करके बताऊंगा तेरे को, ध्यान समझना। सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव होती है। अरे हाँ सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो सर, परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव होती है। अरे हाँ, अब तुम एक बात समझो, चीटा बन के अगर आप यहां बैठ जाओ, तो एक तो पार्टिकल पर, अगर पार्टिकल पर सोचो, तो एक तो लग रहा है इधर एम जी। हाँ, अच्छा समझना, हमें जो अल्फा एंगल चाहिए ना, अब आपका कंटेनर ऐसे चला है, तो अल्फा जो चाहिए वो इंक्लाइन प्लेन से चाहिए, हॉरिजॉन्टल से नहीं चाहिए। कहां से चाहिए? इंक्लाइन प्लेन से, ठीक। एम जी, ओके, यहां पे समझो ऐसे जी, ठीक। इस जी के ऐसे दो कंपोनेंट कर लो, इधर कितना, जी साइन थीटा, और इधर देखो तो कितना, जी कॉस थीटा, ठीक। ऐसे अगर चीटे के लिए सोचो, ऐसे अगर चीटे के लिए सोचो, तो आपको एक बात समझ में आएगी क्या, ध्यान से समझ। क्या चीटे के लिए एक इधर लगा एम ए सूडो, अगर आपका कंटेनर ए से ऊपर जा रहा है, तो चीटे के लिए क्या सूडो लग गया इधर एम ए, और एक एम जी तो लग ही रहा था। अगर तू बहुत ध्यान से देख, तो एम जी का इधर ऐसे, ये है जी कॉस थीटा, और इधर हो गया एम ए प्लस जी साइन थीटा। ऐसे समझ तू अब इस सरफेस को, क्या है, जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा प्लस एम ए। जैसा सोच यहां पर ए और जी था, वैसे ही समझ यहां पर टेन अल्फा के लिए। इसे इसे देख अच्छे से, ध्यान से देख, इसको इमेजिन कर, इससे कंपेयर कर, कंपेयर कर, या तू तेरे को जैसा अच्छा लगे वैसे कर ले। ध्यान से देख, ऐसे एम ए प्लस जी साइन थीटा, लॉजिकल सोच, ऐसे और ऐसे, इन दोनों का जी इफेक्टिव जो भी होगा वो इधर आ जाएगा, जो भी जिधर भी आना होगा वो यहां कहीं आएगा वो जी इफेक्टिव। मैं इसको एमजी को हटा देता हूं, तो समझ में आ जाए, मैंने जी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा लिख लिया, है ना, कंफ्यूज मत होना। इधर जी कॉस थीटा, इधर एम ए का ए, और इधर जी साइन थीटा। उल्टा क्यों लिखते हैं? क्योंकि भैया सूडो वाला ए है। हाँ सर, ऐसे ही तो करते थे हम, बिल्कुल सही। इन दोनों का यहां कहीं जी इफेक्टिव आ गया ऐसे। तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, तो ये एंगल अल्फा, ये 90, ये भी अल्फा। अरे हाँ सर, क्या टेन अल्फा इक्वल टू
क्या टेन अल्फा इक्वल टू, ध्यान से देख, क्या टेन अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि a प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। मैं बहुत लंबे प्रूफ की बजाय कंपेयर करके बहुत छोटे से तरीके से बता दिया मैंने। ध्यान से देख क्या करा है, ध्यान से देखो क्या करा है। टेन अल्फा इक्वल टू ए प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी प्लस कॉस अपॉन जी कॉस थीटा। क्यों लिख दिया? वो टेन अल्फा बराबर ए बाई जी जैसा ही तो है, जी जो वर्टिकल में रहता था। हाँ, इसमें क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया, और हाँ जिस लाइन के निकालना है उसके परपेंडिकुलर, जिस लाइन से एंगल निकालना है उस लाइन के परपेंडिकुलर ही तो जी हुआ करता था। क्या यहां पे उस परपेंडिकुलर रोल को निभाया जी कॉस थीटा ने? सो जी कॉस थीटा इज सिमिलर टू जी एंड ए प्लस जी साइन थीटा इज सिमिलर टू ए। अरे हाँ सर, तो टेन अल्फा ये लिखती है ए प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी कोस थीटा। अरे हाँ, फिर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ द सरफेस विद द इंक्लाइंड प्लेन। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात तो समझ आई सर। सोच, अगर ये कंटेनर ऐसे ए से नीचे आ रहा होता तो क्या ये टेन अल्फा की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस ए अपॉन जी कॉस थीटा हो जाता? क्योंकि अब ए, क्या जो इधर नीचे वाला ए था उसकी जगह क्या ए ऊपर लगने लगा? अरे हाँ सर, इसका मतलब अगर अपन एक्सेलरेटेड कंटेनर को हॉरिजॉन्टल में ले जाए कर लूंगा, ऊपर ले जाए कर लूंगा, नीचे ले जाए कर लूंगा, मैं तो कह रहा हूं टेढ़ा ले जाओ तब भी कर लूं। तो बचा क्या फिर? टेढ़ा ले गए, ऊपर ले गए, नीचे ले गए, हॉरिजॉन्टल ले गए, जो कर सकते थे वो सब कर लिया और सबके फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। सबने कहानी वही थी कि वाटर यानी कि लिक्विड शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता, शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर, तो a प्लस जी साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा, तो a प्लस जी साइन थीटा जी कॉस थीटा। ये समझ आया? ऐसे दिमाग लगा लो अच्छे से, क्लैरिटी आएगी। चाहो तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, देखो ये जी कॉस थीटा जी साइन थीटा, ध्यान देखो तो ये अल्फा ये 90 माइनस अल्फा ये अल्फा। क्या a प्लस जी शियर स्ट्रेस इस a प्लस जी साइन थीटा का इधर a प्लस जी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू जी कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, ये बराबर होने चाहिए अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस बराबर होने चाहिए। तो क्या टेन अल्फा की वैल्यू यही आ गई? ऐसे भी सोच सकते हो, और मैंने कंपेयर करके सोचवाया है ताकि फील ज्यादा आए, तो ऐसे भी सोच सकते हो शियर स्ट्रेस अलोंग सरफेस इक्वल टू 0। यहीं से तो टेन अल्फा बराबर ए बाई जी लाए थे, वहीं से इसको भी ला सकते हो। तो एम ए प्लस जी साइन थीटा, अगर थीटा बन के बैठ जाऊं तो अलोंग द सरफेस एम ए प्लस जी साइन थीटा कॉस अल्फा, इसका अलोंग द सरफेस हो गया। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार। तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हें ठीक लगे, बात समझ में आनी चाहिए, मौज के साथ समझ में आनी चाहिए। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोले, बोलो समझ आया? अभी टफ कहलाता है ये, पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। टेन अल्फा बराबर ए बाई जी से कंपेयर कर लो तो भी आ जाए, नहीं करो तो शियर स्ट्रेस से कर लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अच्छा, तो तुम सवाल फटाफट फटाफट करना चाहते हो अगर, तो देखो तुम ऐसे रट लो, ये एंगल अल्फा और ऐसे ए, तो फॉर्मूला क्या है? ये रटना है तुमको। बोलो क्लियर? और हाँ, तू ध्यान से देख, तो इससे अपने आप अल्फा ए बाई जी आ जाएगा। कैसे? अगर हॉरिजॉन्टल पे रख दो, अगर हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन की जगह हॉरिजॉन्टल हो तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ए बाई जी। और हाँ सर,
क्या फॉर थीटा इक्वल टू 0 इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, देयरफॉर tan अल्फा इक्वल टू a बाई जी। और रे हाँ, अगर ये रट लें तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या अपने आप आ जाएगा। और हाँ सर, इसलिए रट लो, दिमाग में सेट रहेगा तो फायदा करेगा। नीचे आ रहे हो तो एक को माइनस रख देना, करना क्या है उसमें। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात सर। चलो आप सोच, मैं तेरे से खुद पूछूं, फॉर्मूले से आंसर निकाल देगा। मैं कंटेनर पानी भरा हुआ रखूं, है ना, और उसको रिलीज कर दूं इंक्लाइन प्लेन पे, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज कर दूं ऐसे, क्या अपना कंटेनर रिलीज करने पर जी साइन थीटा से नीचे आएगा। अरे हाँ सर, बताओ तो अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा। अगर फॉर्मूला ढंग से पढ़ा है तो उसमें डायरेक्ट रख के आंसर ला सकता है। अगर अपन कंटेनर को रिलीज कर दें, कंटेनर को क्या कर दें, रिलीज जी साइन थीटा से। और हाँ सर, अगर अपन कंटेनर को जी साइन थीटा से रिलीज कर दें, यानी कि रिलीज कर दें, तो क्या कंटेनर जी साइन थीटा से नीचे आएगा बिना किसी फ्रिक्शन के। अरे हाँ, तो बताओ अल्फा क्या होगा, तो बताओ अल्फा क्या होगा। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ सर, इस वाले केस में तो जी साइन थीटा ही ए हो जाएगा, और नीचे है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। तो सर टेन अल्फा का फॉर्मूला था सर ए प्लस जी साइन थीटा, तो ऊपर वाला था जी कॉस थीटा, तो क्या ए रख देंगे माइनस जी साइन थीटा। ओहो, तो अल्फा के लिए तो 0 आ गई। अरे हाँ सर, मतलब अगर रिलीज कर दो इंक्लाइन प्लेन पे तो ये सरफेस पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन ही रहेगी, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन ही रहेगी, क्योंकि चीटे के लिए शियर स्ट्रेस 0 होना चाहिए। अरे हाँ सर, सीधी रहेगी ऐसी। हाँ, कितना आंसर है, अल्फा 0, लॉजिकल है। बोलो समझ आया। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, मैं तो कह रहा हूं तेरे को और समझाता हूं। देख, मान लो कि ना, ऐसे बता रहा हूं, मान लो कि कंटेनर ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा और भावुक हो गया मैं, और समझो ए जो है ना एक्सेलरेशन, वो लेस देन जी साइन थीटा है। तो सोचो नीचे आ रहा है तो ए तो नेगेटिव है, पर जी साइन थीटा से अगर छोटा है तो टेन अल्फा पॉजिटिव आएगा। मतलब है ना, सरफेस कुछ ऐसी होगी। अरे हाँ सर, पर सोच कि अगर एक्सेलरेशन नीचे आने का किसी पकड़ के रस्सी से खींच रहे हैं और जी साइन थीटा से ज्यादा है, तो सोच अल्फा नेगेटिव आ जाएगा। अल्फा नेगेटिव आने का क्या मतलब है, पानी ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अरे हाँ, और अगर ए जी साइन थीटा हो तो यही रहेगा, और अगर कंटेनर ऊपर जा रहा हो तब तो टेन अल्फा है ही, तब तो ऐसे हो जाएगा वो। बिल्कुल सही बात सर, सही कह रहे हो सर आप। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ आया क्या। हाँ सर, हाँ सर, बोलो भाई, अरे सोच लो। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। बोलो क्लियर, अरे सोच लो। और डिपेंड करता है थीटा और अल्फा पे, हालांकि ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बट क्लैरिटी अपने को होनी चाहिए। तो भैया अगर हम इंक्लाइन प्लेन पर ही कंटेनर को चलाकर उसकी शेप बता सकते हैं, ऊपर चला लो, नीचे चला लो, प्रेशर निकलवा लो, कुछ भी कर लो, कंटेनर में रख के पानी को कर लो, मेरे लिए सवाल करना बड़ी बात नहीं है। मैं दिमाग लगा के सवाल कर सकता हूं। इंक्लाइन पे रख लो, हॉरिजॉन्टल चला लो, इधर चला लो, ऊपर चला लो, नीचे चला लो, यस सर। प्रेशर लिख सकते हो सब जगह, हाँ सर। ऐसा शेप लिख सकते हो, हाँ सर। अरे ताबड़तोड़ सवाल हो गए अपने पास, हुए कि नहीं हुए। हाँ सर, फिर कह रहा हूं अच्छा पढ़ा रहा हूं, शानदार। ठीक सर, ये बात समझ में आ गई, जोरदार सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर,
आगे बढ़ो, चलते चलो, सुनते चलो। अरे भाई बाबा रे भाई, हो गया है तो समझ गए हम सब अल्फा जीरो वीरो। अब देख बहुत अच्छा एक बात, ये अगर किसी में इस रोटेटिंग ड्रम्स से समझाना चाहता हूं, किसी ड्रम में पानी भर दें, किसी ड्रम में पानी भर दें, तो आपको नहीं लगता वो बीच में से खाली हो जाता है? मतलब खाली क्या मतलब, क्या ऐसा बनने लगता है? देखो, अरे हाँ ना बोल, कैसा बनने लगता है? अरे यस और नो? हाँ, क्या ऐसे बीच में शेप बना लेता है ऐसी पैराबोलिक टाइप? अरे हाँ सर, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि ड्रम में पानी भर ले और इसे घुमाएं, जुर जुर जुर, क्या पानी बीच में से नीचे और साइडों से ऊपर हो जाता है? और क्या एक शेप बन जाती है? अरे हाँ सर। तो सिलिंड्रिकल वेसल में अगर अपन पानी भर ले और इसे ऐसे गोल गोल घुमाएं, और अगर उसे ऐसे गोल गोल घुमाएं तो इट विल टेक अ शेप ऑफ लाइक पैराबोला स्टफ। देखते हैं कैसा आता है, क्या आता है, उस पर भी बात करेंगे, पहले समझे। अच्छा सर, मान लो ऐसी शेप बन गई, सिलेंडर ओमेगा से घूम रहा है, आपसे पूछा जाए बताओ शेप बताओ। ओ हो है तो हर पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो एक्सेलरेशन ही। अरे हाँ सर, अब सोच, मान लो जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसको ओरिजिन मान लें, वहां से एक्स दूरी पे और इधर ऊपर वाई दूरी पे एक पॉइंट लें, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डाल लें, थीटा हुआ ये टेंजेंट। टेंजेंट क्यों डाला? क्योंकि हम जानते हैं कि नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट शुड बी जीरो। क्यों? शियर स्ट्रेस होना संभव नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कि भाई अलोंग द सरफेस शियर स्ट्रेस यानी कि टेंजेंशियल फोर्स नहीं हो सकता। अब इस पार्टिकल पे सोचो, इस पार्टिकल पे ऐसे देखो, थोड़ा सा बड़ा करके समझाता हूं, देख, या यही समझाता हूं, देख, इस पार्टिकल पर एक लग रहा है नीचे mg, हाँ सर, और इधर लग रहा है, ध्यान से देख, तो m इंटू सूडो, सूडो ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। अरे हाँ सर, m ओमेगा स्क्वायर, अच्छा रेडियस कितना x। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। फिर से वही बात, अगर आप इस शेप को फिर से और से ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। इस शेप को थोड़ा समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसे है शेप, ये अपना पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, इधर देख, हाँ बिल्कुल सही सर। तो अपन ने जब ऐसे इस पॉइंट को लिया तो इधर कितना आया mg, इधर कितना आया m ओमेगा स्क्वायर x, ये एंगल कितना थीटा। क्या अलोंग द सरफेस नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? यानी कि ध्यान से देख, तो m ओमेगा स्क्वायर x कॉस थीटा, और mg का इधर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इधर mg साइन थीटा। m ने m को मार दिया, क्या टेन थीटा बराबर आया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी? अरे हाँ सर, टेन थीटा बराबर क्या आया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। मतलब क्या विद एक्स दूरी, क्या शेप ऑफ द कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ तो चेंज हो रही है, कर्व ऑफ द स्लोप बढ़ रहा है जैसे जैसे दूर जाओगे। क्या ये इस कर्व का टेन थीटा, टेन थीटा इज स्लोप ऑफ द कर्व? हाँ सर, इज स्लोप ऑफ द कर्व। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर। तो इक्वेशन ऑफ कर्व पूछ ली जाती है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व पूछ ली जाती है, इसलिए उसको निकालने की फील आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओ हो, टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। क्या टेन थीटा को अगर स्लोप है तो कैसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स? अरे हाँ, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, सो डी वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इंटू डी एक्स। y की लिमिट 0 से y, x की लिमिट 0 टू x, सो y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। अरे हाँ सर, ये क्या है पैराबोला। ओ माय गॉड, क्या है ये पैराबोला। अरे हाँ सर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, क्या है ये पैराबोला।
बात तो सर समझ आई, अच्छी भी लगी, मजा भी आया, बोलो रे भाई, वाह वाह रे भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, 10 इंटीग्रल स्लोप ऑफ द कर्व इक्वल टू dy by dx dy by dx, ये बढ़िया सर, मजा आ गया, समझ आ गया। देखा सही निकाला क्या अपन ने। और हाँ बिल्कुल सही, टेन थीटा भी सही, वाई भी सही, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है दिमाग में। इक्वेशन ऑफ कर्व याद, प्रूफ तो फील के लिए है, इक्वेशन ऑफ कर्व याद होनी चाहिए। वाई इक्वल टू, ओरिजिन कहां लेते हैं, जो शेप का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जो शेप का सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है। इसमें और भी बहुत सारी मैथ्स घुसाई जा सकती है, वॉल्यूम निकालो, ये निकालो, बहुत ज्यादा अपन नहीं घुस रहे हैं उसमें, फालतू भी परेशान नहीं हो रहे हैं। पर अपने को इक्वेशन ऑफ कर्व तो लिखनी समझ में आनी चाहिए। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। चलो भाई, ठीक 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 ठीक, समझ आ गया सर। y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ठीक, याद रहेगा क्या साहब, रट लो। रट लो लिखा है मैंने, रट लो नहीं लिखा है, रट लो, दिमाग में सेट कर लो, मास्टर को सपनों में भी याद करो। मैं तुम्हारे सपनों में तो नहीं आता, हक की ना, ऐसे उठ तो नहीं जाते सपने में डर के, अरे हक की ना। होएगा बेटा, ऐसा भी होएगा, रुक जाओ तुम थोड़े दिन, है कि नहीं। अरे आगे बढ़ जाऊं, अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, हो गया सर, हो गया सर। अब देख, प्रेशर एट एनी पॉइंट, फिर से वैसी बात, ध्यान से समझो। अगर अपन यहाँ पे प्रेशर चाहते हैं, लॉजिक वही है, ध्यान से सुनना। अगर देखो यहां से बिल्कुल वर्टिकल चलें, तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, तो ए पर अगर ये हाइट ध्यान समझो तो ये वाई है, तो पता है प्रेशर एट ए क्या होगा, पहले भी लॉजिक दे चुका हूं, पी नॉट प्लस सिंपली रो जी वाई। अगर वर्टिकल में चलो तो रो जी एच, हॉरिजॉन्टल में चलो तो रो जी ए, और मतलब रो ए एल। पर समझो इसमें हॉरिजॉन्टल में चल के इतनी आसानी से आंसर नहीं आएगा, बोलो क्यों, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन है वो सर्कुलर वाला है, तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है ओमेगा स्क्वायर एक्स। और हाँ, इसलिए किसी भी वाई दूरी पर अगर लिखना हो तो ये प्रेशर है, किसी भी एच दूरी पर, और वाई की वैल्यू ये रही। तो अगर आप प्रेशर एट ए लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट, ऐसे लिख सकते हो, पी नॉट प्लस रो जी वाई, वाई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, जी ने जी को मार दिया, कितना आया, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, सही कर रहा हूं ना मैं सब। हाँ, तो इसे समझो कि वर्टिकल में चलोगे तो वर्टिकल से लिख लो, हॉरिजॉन्टल में चलो तो हॉरिजॉन्टल लिख लो। वर्टिकल में लिखना सबसे आसान होता है, जिस पॉइंट पे निकालना है प्रेशर, उसी पॉइंट की हाइट ऊपर तक पता होनी चाहिए आपको। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, याद रखना एक्स और वाई कहां से ले रहे हैं, वो जो शेप बन रही है ना उसके बॉटम से, याद रखें। हालांकि डाटा तुम्हारे को मैं कराना नहीं चाहता, कोई पॉइंट नहीं है, याद रखें एक्स एंड वाई शुड बी टेकन फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ कर्व। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, मजा आया सर, जोरदार सर, ठीक भाई, शानदार चीज चल रही है एकदम, रोटेटिंग ड्रम। इसमें देख 2-3 केस हो सकते हैं, कैसे ज्यादा उसमें दिमाग लेना। पहला केस जो भी पढ़ा, दूसरा केस देख कि आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट आए ना वो बिल्कुल नीचे टच हो जाए, देख बिल्कुल नीचे। अरे हाँ, सोच और तेज घुमा दूं तो हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन हो जाए।
इतनी तेज घुमा दूं कि बॉटम से भी, बॉटम देख खाली हो गया ये, तो असलियत में इफेक्ट पानी डुल जाए, ऐसे हो सकता है ऐसा। सोच बॉटम और भी नीचे चला जाएगा। समझ में आया क्या हुआ था ये? ऐसा हो सकता है। फिर से देख इसको, चल जा, अब तो चल जा। अरे देखो बॉटम ऐसा हो सकता है कि इफेक्टिव बॉटम और नीचे चला जाए। हालांकि ये मैथमेटिकल पार्ट का ज्यादा हिस्सा है, ज्यादा मैं उसमें घुसाना नहीं चाहता हूं, पर ऐसे केसेस हो सकते हैं। अपने को तो उतना याद हो जाए जो बहुत है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, ड्रम भी घुमा लिया, कंटेनर को ऊपर नीचे सब तरफ ले गए, बढ़िया शानदार तरीके के सवाल अपन ने कर लिए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। तो 3 केस अपने हो गए। एक सवाल कराता हूं, देखो ध्यान से। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ द बॉडी। मान लीजिए इसे 3 यूट्यूब में भरा हुआ है। अगर 3 यूट्यूब में भरा हुआ है ऐसे, तो क्या अगर चुपचाप रखा हुआ है तो क्या तीनों में लेवल सेम रहेगा? आप सुन, सवाल समझना। पहले ऐसे 3 यूट्यूब है, ऐसे 3 ट्यूब है ना, वो तीनों आपस में कनेक्टेड है। अगर उसमें लिक्विड भर दें तो क्या तीनों पे लेवल सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, रहना भी पड़ेगा, तभी रोजीज रोजीज बराबर होगा। इस पूरे सिस्टम को मैं मिडिल लिम्ब, जो मिडिल लिम्ब है उसके अबाउट ऐसे घुमाऊं, जुर्र 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 जुर्र। सोच क्या होगा अगर ऐसे घुमाएं तो? तुझे नहीं लगता कि साइड वाली लिम्स में हाइट बढ़ जाएगी और बीच वाले में कम हो जाएगी? अरे हाँ सर। उसने पूछा कि बताओ कितनी ओमेगा हो कि बीच वाली लिम्ब में पानी खाली हो जाए। ओ माय गॉड। मान लेते हैं ये एल हाइट है, ये एल दूरी है, ठीक है, ऐसे एल एल मान लो। Find out the omega of the body so that the height of water in middle limb will be 0. Oh my God. मिडिल वाली लिम्ब में पानी 0 ही हो जाए, उसका पानी पूरा फैलकर साइड वाली लिम्स में चला जाए। देखो ऐसे, हो ओ माय गॉड। बोलो चमका। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आर क्या है ध्यान से देखो। आर माने एल माने, इसको जो इच्छा मान लो, आर मान लेते हैं, ठीक, आर मान लेते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो घूमने पर अगर ये पूरा पानी भरा होता तो क्या शेप ऐसे आती है? अभी पीछे रोटेटिंग ड्रम सोचा था। अगर मैं इसे पूरा ड्रम रूपी पानी मान लूं तो ड्रम रूपी पानी में ही तो ये लिम्स हैं। और हाँ सर, तो जुर्र जुर्र जुर्र, क्या अगर ये बॉटम पे हो गया तो क्या ऐसी शेप हो जानी चाहिए? तो क्या y बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g रिलेशन लगाया जा सकता है? जोरदार सवाल है, मैं बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से करके बता रहा हूं आपको। नहीं तो आपको वेरिएबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पर जो मैं बोला चमका। अरे हाँ ना बोल। क्या तू इमेजिन कर पा रहा है कि जब ये घूमेगा तो इट इज इक्विवेलेंट, द सिस्टम कैन बी अज्यूम्ड इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग ड्रम। अरे हाँ सर, इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग ड्रम। अब हमें बोला, पहले लॉजिकली सोचो कि अगर बीच वाली लिम्ब में भी h पानी था और वो पूरा खाली हो गया तो h/2 इधर चढ़ गया होगा, h/2 उधर चढ़ गया होगा, तो क्या x की वैल्यू h/2 हो गई होगी? ये भी h/2 हो गया होगा, यानी कि कुल मिला के दूरी क्या हो गई होगी? 3h/2। ओ हो, यानी कि y कितना हो गया? 3h/2। और ओमेगा कितना, सॉरी x कितना है? r। अरे हाँ सर, तो इस वाली सिचुएशन के लिए y हो गया 3h/2, ओमेगा निकालना, x हो गया r, और ये 2g। 2 ने 2 को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ, हाँ ओमेगा की वैल्यू आई 3gh अपॉन r स्क्वायर। 3gh अपॉन r स्क्वायर, 3lg ले लिया, ठीक है, वो h की जगह l लिख रखा है, कोई बात नहीं। तो 3gh बाई r, 3gh बाई r। क्या ये आंसर समझ आया? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या ये आंसर समझ आया? हाँ सर समझ आया, बिल्कुल आया। क्या पढ़ने, अब ये जबरदस्त सवाल हैं सब, पर सोचो ऐसे कोई बहुत टफ नहीं है,
इक्वेशन लगानी आनी चाहिए बच्चों, कंपैरिजन आना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, y बराबर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बाय 2g। अरे हाँ, ये घूमते हुए की तरह ही तो है, हो गया सवाल। ऐसे घुमा लो, उसमें क्या है, 2 लिम का बनाना हो सवाल। देखो मैं कुछ भी सवाल बना सकता हूँ ना, सोच के देख, ऐसे लिम ले लूं और बोलूंगा पहले एचएस तक भरा हुआ है, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, उतारना मत, ठीक। अब मैं तेरे से बोलूं कि मैं इसके अबाउट घुमाऊं इसको ऐसे, तो बताओ कितना घुमाऊं कि इसका पूरा का पानी खाली हो जाए, तो क्या ये एच पूरा इधर चढ़ जाएगा? ये दूरी अगर आर है तो क्या आर दूरी पर हाइट 2h हो जाएगी? और हाँ सर, क्या ये ऐसे कंपेयर कर पाओगे? आपको इमेजिनेशन करनी आनी चाहिए, इमेजिन कर पाओगे तो समझ पाओगे। तो ध्यान से, तो मैंने सवाल कराए सारे अभी तक अच्छे, अच्छा सवाल ही कराए बस, और कुछ नहीं कराया। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके भाई, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब एक और क्या कर, अपन पास्कल लॉ पढ़ चुके थे, पास्कल लॉ इसके पहले ही पढ़ा सकता हूं, तो मैं पहले से पढ़ाया था, फील आती। याद कर पास्कल लॉ क्या था? पास्कल लॉ क्या था? पास्कल लॉ था कि भाई एक जगह प्रेशर लगाओ तो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई थी, वो इसके जस्ट पहले भी पढ़ाया जा सकता है। ऐसे एक और प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसकी वजह से हम फ्लोट कर पाते हैं। लकड़ी का टुकड़ा क्यों तैरता है जबकि जबकि अपना लोहे का टुकड़ा डूब जाता है? पर वही लोहे के टुकड़े को समझदारी से बनाया जाए शिप के रूप में तो वो तैर जाता है। अरे हाँ, इन बातों को समझने के लिए आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ना पड़ेगा कि लिक्विड अपने आप अपने पास एक प्रॉपर्टी रखता है, जिसको पढ़ना और समझना आपको पड़ेगा। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अपन एक नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, अपन जानते हैं, जब तुमने कभी देखा हो वो प्लास्टिक की वो एयर टाइट बॉल्स नहीं आती, उनको सोचो पानी में डुबो, ऐसे तो बहुत हल्की होती है हवा में, तो पर वो पानी में डुबो बहुत जोर लगाना पड़ता है उसमें, पता नहीं कहां से इतनी ताकत आती है। कौन लगाता है वो आपको ताकत अंदर डुबाने के लिए? पानी। और हाँ, कभी देखा हो वो जो कलरफुल बॉल्स नहीं आती बच्चों की, प्लास्टिक वाली, जो अंदर से हॉलो होती है, उनमें एयर भरी होती है। अरे हाँ, उनको सोचो ऐसे, या बलून को डुबाने की कोशिश करना, या तो फूट जाएगा या मुश्किल से पानी के अंदर जाएगा, यानी कि पानी उसको ऊपर फेंकता है, यानी कि पानी में कोई तो ताकत है, जो उससे हल्का अगर आदमी मिल जाए उसको तो फेंक देता है, हट तो मेरी हैसियत का नहीं है। अरे हाँ सर, ये बात तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अब सुन, तो आप ऐसा समझो कि मान लो, ऐसा समझो, एक फील करना जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। मान लो कि तुम पानी में एक इमेजिनरी, समझना, एक इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर मान लो, एक पानी का या लिक्विड जो तुम्हें मानना हो, वो एक कंटेनर में रखा हुआ है, उसके कंटेनर के अंदर एक इमेजिनरी पानी रूपी बॉल मान लो। एक बॉल है पानी सब जगह, उसमें मैं एक इमेजिनरी बाउंड्री बना लो बॉल की, बना ली सर। ऐसा समझो इस पानी को निकाल के अपन बाहर फेंक दिया और उस जगह को खाली रहने दिया, ऐसा समझो। ऐसा होगा नहीं पर इमेजिन करो, ठीक है, ये हटा दिया। अरे हाँ, इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर, नाउ रिमूव इट। खूब बड़ा कंटेनर है, ऐसा समझो, इतना खूब बड़ा कंटेनर है, इतने से पानी निकालने से कुछ नहीं होगा। समुद्र में से निकाल लो या नदी में से निकालो, जहां से तुम्हें निकालना निकाल लो, थोड़ा सा पानी निकाल के वो जो बॉल रूपी पानी है उसको निकाल के अपन ने फेंक दिया, रिमूव इट। नाउ ये हटा दिया। नाउ अब क्या करें? एड अ बॉल ऑफ सेम शेप एट दिस प्लेस। ये रख दी, ठीक। अब तुम एक बात समझना अच्छे से, फील करना जो मैं कह रहा हूं। जब हम इस इमेजिनरी बॉल को रख रखा था,
क्या इस इमेजिनरी बॉल का, ध्यान समझना, इमेजिनरी बॉल इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर, क्या इसका वेट था? बिल्कुल था, mg। m कितना था? वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। अरे हाँ सर, जब ये पानी रुका हुआ था तो इस इमेजिनरी बॉल को, वेट को किसने बैलेंस कर रखा था? अभी भूल जाओ हमने कोई दूसरी बॉल लगाई, पहले इस पानी को समझो। सिर्फ एक तालाब भरा हुआ है, उस तालाब के बीच में आप गए एकदम, और आपने एक इमेजिनरी बॉल के बारे में सोचा। क्या पानी अगर बिल्कुल नहीं हिल रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है, बढ़िया एकदम, क्या वो बॉल भी रुकी हुई है? क्या उसका mg नीचे इतना वेट है? बिल्कुल है सर। हु इज बैलेंसिंग दिस वेट? Who is balancing this weight? क्या rest of the water applies force and balances mg? यानी कि ये जो फोर्स है ये भी mg के बराबर है। अगर ये बॉल रुकी हुई है तो इसमें और कौन फोर्स लग रहा है? आसपास टच हुए पानी के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब जो आसपास वाला पानी है वो इस पर मिलकर इस इमेजिनरी बॉल पर ऊपर फोर्स लगाता है, जो mg के बराबर ही होना पड़ेगा। कौन सा mg? जो इस इमेजिनरी बॉल के बराबर है। तो ये ऊपर वाले फोर्स को mg की बजाय अपन v रो lg लिख लें। फोर्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द वाटर, फोर्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द वाटर। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। तो अपनी बॉल रुकी हुई है, कोई इमेजिनरी बॉल ऑफ वाटर रुकी हुई है, कोई समस्या नहीं। अब आपने क्या करा, इस बॉल को हटाया और दूसरी बॉल रख दी। ये दूसरी बॉल जब रखी तो इन दोनों फोर्स में से किस में चेंज नहीं आया? व्हेन we replace this water by another ball, upper force will not change। क्यों अपर फोर्स क्यों नहीं चेंज होगा? अरे बाकी बचे हुए पानी की तो न तो शेप में बदलाव आया, न किसी चीज में बदलाव आया। इस पानी को निकाल के हटा दिया, इसकी जगह दूसरी बॉल रख दी। तो भाई सोच कर देखो, अब जो ये वाली बॉल है, न्यू बॉल, क्या इस पे लगा mg? अब mg क्या है? वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी। पर ऊपर वाले फोर्स में कोई अंतर नहीं आया, वो अभी भी v रो lg है। और ये जो ऊपर फोर्स लगाता है, बाकी बचा हुआ पानी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो कहलाता है बायंसी फोर्स। कौन सा फोर्स? बायंसी फोर्स। ओ माय गॉड, फील करना फिर से, ये फील करने वाला सेक्शन है। क्या करा हमने? एक भरे हुए बड़े से कंटेनर में एक छोटी सी इमेजिनरी बॉल पानी की मानी और उसके बारे में एनालिसिस करी कि अगर इस बॉल को मैं मानूं तो इससे और पानी के अलावा तो कोई टच हो नहीं रहा। इस बॉल का वेट नीचे mg है, जो कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी है। हाँ, पर इसको बैलेंस कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, बाकी बचा हुआ पानी। तो अगर ये बैलेंस है, इस पे कोई टॉर्क, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स बिल्कुल वहीं लगेगा जहां mg लग रहा है, और बाकी बचे हुए पानी के फोर्स उतना ही होगा जितना mg है, यानी कि v रो lg है, तो ऊपर है। अब हमने इस पानी को हटाकर बाकी एक नई बॉल रख दी इसी शेप की,
तो भाई वेट ऑफ पानी जो इमेजिनरी बॉल थी और जो वेट ऑफ बॉल है वो तो अलग अलग हो सकता है, और हाँ तो नीचे नीचे का फोर्स तो बदल गया, पर जो बाकी बचा हुआ पानी था उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये जो बाकी बचा हुआ पानी बॉडी पर, ये जो पानी बॉडी पर ऊपर फोर्स लगाता है, ऊपर फोर्स लगाता है, वो कहलाता है बायंसी फोर्स। क्या कहलाता है? बायंसी फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से हम फ्लोट कर पाते हैं। वो बलून जब हम दबाते हैं तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। हम जब पानी में तैरते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। किसी भारी भरकम आदमी को हम पानी में उठा सकते हैं क्योंकि ये हमारी मदद करता है। और हाँ सर, इस वी में वी कहलाता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। हो रोयल डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे हाँ सर जी, आप सब लोग जानते हो। अब सोचो ये mg अगर ऊपर वाले से ज्यादा हुआ, नीचे वाला mg, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू जी। सोचिए लोहे की बॉल हुई तो क्या डेंसिटी ऑफ बी ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से? पानी से कंपेयर कर रहा हूं तो ये डूब जाएगा। पर सोच ये वुड हुई या बलून हुई, बलून के अंदर तो एयर हुई, तो एयर की डेंसिटी तो कम होगी। किससे सर? किससे कम होगी? कम होगी सर लिक्विड से, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फ्लोट कब करेगा? सोचो, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी फ्लोट कब करेगा? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और हाँ, और सिंक कब करेगा? जब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहले फील करो व्हाट डू यू मीन बाय बायंसी। इसको उतारो अच्छे से, इसको फील करो, इसको समझो। अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। आया सर, आया, समझ तो आया सर। अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। बिल्कुल क्लियर है सर। अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलो। चलो रे भाई, वाह वाह रे भाई। क्लियर है सर? बिल्कुल बढ़िया सर, अच्छी बात है सर। ओहो, उतार लो इसको, उतार लो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो उतार लो फटाफट। अरे हाँ हाँ, अरे उतार लो रे भाई, उतार लो, शर्माओ मत। ओके सर, mg equal to v rho bg. Got your point sir. When we replace this water by another ball, upper force will not change. Why? Because rest of the liquid is not changing. We are displacing water with another body. So the behavior of the other liquid will not change. It will continue to apply force which it was applying prior to this situation on that segment. Yes, and this, when we introduce a new body, ये फोर्स पहले भी था जब वहां पानी था, पर हमें तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर हम उस पानी की जगह कोई बॉडी ले आए तो उस फोर्स के से हमें वो बॉडी हल्की लगने लगी। क्यों? क्योंकि बाकी बचाव पानी उस पर फोर्स ऊपर लगा रहा था। अरे हाँ सर, यही पूरी कहानी क्या कहलाती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। काम का प्रिंसिपल, जीवन में बहुत काम आने वाला प्रिंसिपल। पता नहीं कितने यूजेस हैं इसके, पता नहीं कितनी जगह एप्लीकेशन है उसकी। पहले तो जो मैं बोला चमका। अरे समझ आया क्या? अरे सोच लो। समझ तो आया सर, सही भी लग रहा है सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अब देख, पहले तो उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या?
उतार लो इसको अच्छे से। अब मैं कुछ और कहानी भी समझाऊंगा तुम्हें, ध्यान सुनना। वो लोग क्लियर है? ये समझ आ गया। इसे उतार लो, मैं ऐसे हटा रहा हूं इसे। फिर क्या समझना ना, देखो तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ये तो मैंने पूरी फील कराई तुमको, अच्छा ऐसा होता है, ये कहानी हमको ऐसे याद होनी चाहिए। धीरे धीरे इसलिए बोला क्योंकि ये फील वाली बात है, काम वाली बात है। ओके ठीक है सर, समझ आया सर, अच्छा लग रहा है सर, ठीक। अब देखो क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले इसको रब कर देता हूं, रुक जाए एक मिनट। सुन, अब सोचो कि ये तो अपनी कहानी हो ही गई, वो पूरी कहानी अपने लिख ली। सोच कि तेरी जो बॉल है वो अनसिमेट्रिक है, एक तरफ है समझ आयरन, एक तरफ कॉपर, आधा आयरन आधा कॉपर। तो सोच जो तेरी बॉल होगी, क्या उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉल ये यहां हो सकता है? देख, ये किसका सेंटर है? सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। क्या इस बॉडी का mg, मास ऑफ बॉडी इंटू जी, क्या यहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात सर। पर सोच जो बाकी बचा हुआ पानी फोर्स लगाएगी, वो इसके सेंटर ऑफ मास पे क्यों लगाएगी? वो तो क्या अब उसका जो पानी अपन ने हटाया, उसका जो सेंटर था वहां लग रहा था वो तो, क्योंकि जब यहां पानी था इस जगह, तो क्या उस पानी का सेंटर ऑफ मास, क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड? हाँ, तो बायंसी फोर्स या सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है? बायंसी फोर्स ऊपर लगता है, समझे बायंसी को। बायंसी फोर्स क्या है, फील करते हैं। बायंसी फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर जब उसे पानी में डुबोते हैं, ठीक। कितना लगता है सर? V, जो कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही, इनटू G। और ये कहां लगता है? ऊपर लगता है। ये भी बात समझ आई सर, बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, ये कहां लगता है? ये लगता है उस पानी जो हटाया गया, उस हटाए गए पानी का जो सेंटर ऑफ मास है वहां लगता है, और वो कहलाता है सेंटर ऑफ बायंसी। पर जो हमारी बॉडी है वो सिमेट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अलग जगह हो सकता है। तो क्या ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं? अरे हाँ, तो सोचो ये हुआ सेंटर ऑफ बायंसी, ये लगेगा V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। अरे हाँ, मोस्ट ऑफ द सवालों में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, पहले समझो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी इज द पॉइंट वेयर बायंसी फोर्स अप्लाइज, and where it applies at the center of mass of displaced water। अरे हाँ, it applies at the center of mass of displaced water। जो पानी हटाया ना, उस हटाए गए पानी का सेंटर जहां होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ बायंसी। जबकि सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो रियल सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है वो उसी जगह पर हो जहां सेंटर ऑफ बायंसी है, ये जरूरी नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ मास सेम होते हैं। जब नहीं होंगे तो बॉडी घूमेगी। कभी कभी देखना, अपन किसी बॉल को डुबोते हैं ना पानी में तो घूमने लगती है। अरे हाँ सर, इस वजह से मोस्ट ऑफ द सवाल में रोटेशन नहीं घुसाया जाएगा, पर अगर घुसा दिया जाए तो आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए।
इसी फंडे की वजह से आप थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चीज, हालांकि जोधा तुम्हारे नहीं है वो मेटा सेंटर, इसी 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 इन्हीं फंडों की वजह से शिप ऐसे जाके भी वापस ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना, हिचकोले खाता रहता है, मेटा सेंटर कहते हैं उसको। अपने आप में बहुत डीप स्टडी, उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे अपन, पर बात समझो उसमें। अरे हाँ सर, पहले समझो व्हाट इज बायंसी। इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन द बॉडी व्हिच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लिक्विड. It is equal to volume which is displaced into density of liquid into G which acts upwards. It applies at a point where the center of mass of the displaced liquid was present. जिस जगह उस हटाए गए पानी का सेंटर ऑफ मास था वहां लगेगी. सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ बायंसी अलग अलग बात है, पर मोस्ट ऑफ द सवालों में हमारे लिए वो सेम तरीके से काम करती है. पर मोस्ट ऑफ द सवालों में वो हमारे लिए सेम तरीके से काम करती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर. समझो तो क्या सिंपल बेसिक बायंसी क्या होती है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होती है, वेट क्या होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होता है, क्या ये बेसिक बात समझ में आई है. मोस्ट ऑफ द सवालों में सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ मास सेम होता है, पर हमें उनमें अंतर समझ आना चाहिए. जब वो अलग अलग हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क बन जाएगा ना फिर तो. अरे हाँ सर, टॉर्क अगर बन गया तो बॉडी घूमेगी, टॉर्क अगर बन गया तो बॉडी घूमेगी, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है. अरे हाँ सर, बोलो यहां तक समझ आया. अरे पक्का, पहले उतार लेता फिर अभी उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ मास सेम होते हैं. जब नहीं होंगे तो बॉडी घूमेगी. हाँ सर, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ मास और बायंसी समझ तो आई, फील के साथ समझ आई सर. बोलो यस और नो. हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर. ठीक भाई. हाँ भाई, a body wholly or partially submerged in liquid is bound by a force equal to the weight of displaced fluid. जो हमने अभी तक पढ़ा और जो पढ़ रहे हैं, तुम देखो इस पूरे डायग्राम में मैंने बॉडी को पूरा डुबो रखा है ना. हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. तो इसमें अपन जो एमबी था, इस एमबी को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी. मान लो मैं ऐसा करूं कि मैं लिक्विड में बॉडी को आधा ही डुबाऊं, पूरा ना डुबाऊं, आधा ही डुबाऊं, या कुछ हिस्सा डुबाऊं कुछ नहीं डुबाऊं, कुछ बाहर रखूं कुछ ऊपर रखूं, तो फिर क्या होगा. तो समझना, बॉडी होली और पार्शली सबमर्ज्ड इन लिक्विड. अब एक बात समझो, अगर मैंने लिक्विड में इतनी ही बॉडी डुबोई तो यार पानी को क्या मतलब, पानी को क्या मतलब ये बताओ मुझे. पानी को क्या मतलब ऊपर वाले हिस्से से, इसे तो उस वाले हिस्से से मतलब है जो डूबा हुआ है. अरे हाँ, तो सोचो वीडी का क्या मतलब है. ये है वीडी, डिस्प्लेस्ड वाटर. तो जो बायंसी लगती है उसमें वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लिखना चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर तब हो सकती है जब बॉडी पूरी डूब जाए, पर अगर बॉडी कम डूबी हुई है तो हमें उस वॉल्यूम से मतलब है जो पानी में डुबोई गई है, क्योंकि वही पानी हटाया गया है, तो उसी से मतलब है हमको. उसी पानी जो हटाया गया उसी के पे तो फोर्स लगा रहा था, बाकी बचा हुआ पानी. अरे हाँ, तो बायंसी में कौन सी वॉल्यूम आती है, इसलिए बार बार मैं वॉल्यूम डिस्प्लेस बोल रहा हूं. वी रो जी में वी रो एल जी, वी रो एल जी जो बायंसी फोर्स का फॉर्मूला है, इसमें आप एक बात समझें कि ये जो बायंसी फोर्स का फॉर्मूला है, ये अगर आप बहुत ध्यान समझो तो बायंसी फोर्स को ऐसे लिखना चाहिए, एफ बी वी रो एल जी ऊपर लगता है एट द सेंटर ऑफ मास, एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेयर V is डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है. वो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर हो ऐसा जरूरी
नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो वी रो एल जी, और ये लगता है उस बॉडी के उस सेंटर ऑफ मास पे जिस पानी को हटाया गया है, जबकि बॉडी का सेंटर ऑफ मास टोटल होगा। और जब बॉडी का वेट लिखोगे, जब mg लिखोगे, तब तो क्या v इज द टोटल वॉल्यूम of body. Vd is a displaced volume of the water. V and Vd are equal जब बॉडी पूरी डूब जाए। और हाँ सर, ये कहानी आपको समझ में आ जाए, सही बताऊं तो पूरी वाली तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ये खाने वाली पूरी नहीं है, पूरी डूब जाए वाली पूरी है। और हाँ सर, अब समझ में आया। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर और वॉल्यूम ऑफ बॉडी अलग अलग बात है। सेंटर ऑफ बायंसी अलग बात है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अलग बात है। इन सब में अंतर समझ में आना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे खूब सवाल आते हैं, मैक्सिमम बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। बाकी तो सही बताऊं, दो फोर्स हैं, फोर्स लग गए तो मैकेनिक्स है। कितना लगेगा ये कॉन्सेप्ट है, बाकी तो मैकेनिक्स है। घूमेगा तो रोटेशन आ जाएगा, एक्सलेट करेगा तो न्यूटन्स लॉ आ जाएगा, थोड़ी एनर्जी लगा लेंगे तो वर्क पर एनर्जी आ जाएगा। यस और नो? यस सर, कॉन्सेप्ट तो यही है। बाकी सवाल खूब है, अपन करेंगे, वो एक अलग बात है। एसएम घुसा सकते हो, हर चैप्टर घुसा सकते हो उसमें, क्योंकि फोर्स है। और हाँ सर, पर ये जो हार्डकोर कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आने चाहिए, ये आपको समझ में आने चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? हाँ सर, ये अच्छा तो लगा सर, सही सा तो लग रहा है सर, सही सा तो लग रहा है। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई? चलो भाई, ओके। वी एंड वीडी आर इक्वल जब बॉडी पूरी डूब जाए। हमें अब ये कहानी समझ आ गई, आधी डूबे तब भी क्या होगा, क्लैरिटी है। सोच के देख, आधी कब डूबेगी? जैसे वुडन ब्लॉक हो तो आधा अंदर रहता है, आधा मतलब कुछ अंदर रहता है, कुछ बाहर रहता है। पर जितना ऊपर की फोर्स की जरूरत है अगर, तो उतना ही डूबेगा, उतना ही दबेगा। अभी और समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर? ये उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अरे कंसेप्चुअल बात समझा दी भाई आज। अगले टर्न पे सवाल ही सवाल होंगे। अभी एक आध छोटी छोटी चीज और बता देता हूं, बाकी अगले टर्न पे सवाल ही सवाल होंगे, ध्यान देना। ये आर्किमिडीज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे अपन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अच्छा लग रहा है सर? चलो भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो छोटी छोटी बातें, ये तो अपने समझ आ गया, हमें क्लियर है, ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। व्हेन सेंटर ऑफ मास बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायंसी इज डिफरेंट, बॉल विल स्टार्ट रोटेटिंग। सर लिख लिया, हमने समझ आया। व्हेन सेंटर ऑफ मास बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायंसी सेम बायंट फोर्स, मान लो कि दोनों सेम है। व्हेन सेंटर ऑफ मास, उतारने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अगर सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिक बॉडी है, अगर बायंट फोर्स यानी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है वेट ऑफ द बॉल से, तो क्या बॉडी विल मूव अपवर्ड? लॉजिकल है। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा तो ऊपर जाएगी, यानी कि फ्लोट करेगी। अरे हाँ, और अगर बायंट फोर्स कम हुआ तो मूव डाउनवर्ड, और अगर बराबर हुआ, देखो ये उसका जो पढ़ा है उस उतारो में, तो लिख लिया पीछे तुमने, उतार लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं समझा चुका हूं तुमको, ये क्लियर है, ये जस्ट है जो अपन ने बात करी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। वही बात कि अगर रो एम मतलब रो ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, तो बोलो डूबेगा कि रह जाएगा? बोलो डूबेगा कि रह जाएगा? डूब जाएगा, डूब गया। अरे हाँ, अगर सोचो बराबर है तो क्या जस्ट डूब जाएगा, मतलब अरे हाँ पूरा डूबना पड़ेगा पर, अरे हाँ। और अगर कम हुआ तो कुछ अंदर रहेगा और कुछ बाहर रहेगा, तभी तो बैलेंसिंग होगी। उतना ही डूबेगा जो वेट को बैलेंस कर ले। इस कहानी को ही अगले टर्न पे आगे बढ़ाएंगे। अरे हाँ ना तो बोलो, ये जो कुछ
कम सिंक होने वाली बात है, मतलब फ्लोट करने वाली बात है, उसी पे अपन कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को समझ आया, इसी कॉन्सेप्ट से अपन आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब आज सोचना थोड़ा, बायंसी, अरे हाँ, सेंटर ऑफ बायंसी, अरे हाँ, सेंटर ऑफ मास, अरे हाँ, रो एम, रो एल, वी, वी डी, इन सब का मतलब समझ आना चाहिए। वी, वी डी, रो एम, रो एल, अरे हाँ बिल्कुल सही, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनका मतलब समझ आना चाहिए और इनसे होने वाले बदलावों को समझने का प्रयास बोलो कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना तो बोलो हाँ सर कर सकते हैं। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। चलिए बाय बाय, सी यू, सायनारा, टेक केयर।